गाइज हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में बात कर रहे थे सिंक्रोनस मोटर के इंट्रोडक्शन का बात की और प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर बात की। साथ साथ ये भी क्वेश्चन की व्हाई द सिंक्रोनस मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग मोटर और व्हाई दे हैव नो सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क इनहेरेंटली। साथ साथ हम लोग ये भी बात की व्हाई द रोटर ऑफ द सिंक्रोनस मोटर must rotate with the synchronous speed in the same direction of the RMF। देन ये सब बात से एक चीज़ कंक्लूजन निकलता है कि सिंक्रोनस मोटर जो है वो खुद से रोटेट नहीं कर सकता। सिंक्रोनस मोटर खुद से रोटेट नहीं कर सकता है तो उसके लिए हम लोग कुछ सप्लीमेंट देंगे, उसको कुछ एडिशनल कंपोनेंट लगाएंगे सो डैट सिंक्रोनस मोटर के पास स्टार्टिंग टॉर्क आ जाए। ओके कुछ मेथड से अप्लाई करेंगे, डैट इज द मेथड्स ऑफ स्टार्टिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर। क्योंकि जो हमारा एक्साइटेड रोटर है वो अनेबल होता है टू ओवरकम इट्स इनर्शिया। इसके इनर्शिया को कम करने, चूँकि इनर्शिया को कम करने में वो चूँकि इनर्शिया ज़्यादा था उसका, तभी हम लोग वहाँ पे देखे कि वो एक बार रिपेल किया, रिपेल करने के बाद इतना ज़्यादा इनर्शिया था कि वो कुछ दूरी पे गया, उतने देर में 0.01 सेकेंड के बाद वो क्या हो गया, फिर से वापस उल्टा डायरेक्शन में रोटेट करने लगा। तो इस तरह से हमने देखा क्या कि वो जो है अपने वो उस मेन पोजीशन पे वाइब्रेट करते रहेगा, फाइनली नेट स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अपने मेन पोजीशन पे वाइब्रेशंस होते रहे, क्योंकि एक बार क्लॉक वाइज, एक बार एंटी क्लॉक वाइज, एक बार क्लॉक वाइज, फिर एंटी क्लॉक वाइज, तो वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते रहेगा। तो वाइब्रेट करते रहेगा तो इस तरह से उसका जो है स्टार्टिंग टॉर्क नहीं आ पाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ स्पेशल प्रोसीजर करते हैं जस्ट टू स्टार्ट द सिंक्रोनस मोटर। कुछ स्पेशल प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हैं फॉर स्टार्टिंग द सिंक्रोनस मोटर। तो हमारे पास दो तरह का स्टार्टिंग होता है, एक नो लोड स्टार्टिंग, ओके, दूसरा फॉर ऑन लोड स्टार्टिंग। ऑन लोड स्टार्टिंग, नो लोड यानी कि ऑफ लोड स्टार्टिंग, इसको हम लोग ऑफ लोड भी बोल सकते हैं। ओके तो नो लोड स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल कि नो लोड स्टार्टिंग में हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग ऑक्सिलरी मोटर इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके एक्सटर्नल प्राइम मूवर ऑक्सिलरी मोटर जो फर्स्ट मेथड है हमारा, ओके इसमें वो ऑक्सिलरी डीसी मोटर इस्तेमाल कर रहे हैं और प्राइमर मूवर, और दूसरा ऑक्सिलरी इंडक्शन मोटर इस्तेमाल कर रहे हैं स्टार्टिंग के लिए। ऑक्सिलरी इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग और ऑक्सिलरी डीसी मोटर बाय मीन्स ऑफ एक्सटर्नल प्राइम मूवर। ओके तो ये दो मेथड है। दूसरा हमारा जो ऑन लोड स्टार्टिंग है उसमें हमारा फर्स्ट मेथड जो है वो है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग एंड डैम्पर वाइंडिंग स्टार्टिंग। ओके यानी कि हम लोग डैम्पर वाइंडिंग का इस्तेमाल करके सिंक्रोनस मोटर को रोटेट करवा सकते हैं। तो पहला नो लोड स्टार्टिंग था जिसमें ऑक्सिलरी डीसी मोटर जो है वो वर्क कर रहा है एज एन एक्सटर्नल प्राइम मूवर, और दूसरा जो है ऑक्सिलरी इंडक्शन मोटर है जिसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं एज एन प्राइम मूवर। फिर ऑन लोड यानी कि लोड है उसमें, इसमें लोड को कनेक्ट नहीं करना है, इसमें लोड को कनेक्ट किए हुए हम लोग पहला मेथड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग है और दूसरा है डैम्पर वाइंडिंग स्टार्टिंग। अब देखो हम लोग इसमें एक एक करके मेथड को देखते हैं, जस्ट सी। अब हम लोग का जो पहला मेथड है वो है ऑक्सिलरी मोटर स्टार्टिंग। ऑक्सिलरी मोटर स्टार्टिंग जो हम लोग यूटिलाइज करते हैं मेनली फॉर द सिंक्रोनस मोटर ऑन नो लोड, और इस कंडीशन में हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ऑक्सिलरी मोटर का हम लोग बात कर रहे हैं, द ऑक्सिलरी मोटर विच इज यूज्ड फॉर द स्टार्टिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर, उसको हम लोग कहते हैं पोनी मोटर, है ना। उसको हम लोग पोनी मोटर कहते हैं, PONY, पोनी मोटर, जो डीसी मोटर भी हो सकता है और इंडक्शन मोटर भी हो सकता है, दैट डजंट मैटर। नाउ अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फॉर सच स्टार्टिंग हम लोग कंसीडर कर रहे हैं 2 केसेस, है ना। 2 केस को कंसीडर कर रहे हैं, जिसमें केस फर्स्ट हमारा है, केस फर्स्ट कि जिस इंडक्शन मोटर का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं
या जिस डीसी मोटर का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम लोग इंडक्शन मोटर ही बेसिकली इस्तेमाल करते हैं। तो इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका जो नंबर ऑफ पोल्स है ओके, वो सिंक्रोनस मोटर के नंबर ऑफ पोल्स के बराबर है। यानी कि इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर का नंबर ऑफ पोल बराबर है ना। तो पहला केस ये हो गया, द नंबर ऑफ पोल्स यूज्ड इन द सिंक्रोनस मोटर आर सेम एज दैट ऑफ इंडक्शन मोटर। अब इस कंडीशन में हम लोग करेंगे क्या, है ना। तो इस केस में हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है ओके, उसको हम लोग पहले स्विच ऑन करेंगे। मान लेते हैं एक 3 फेज इंडक्शन मोटर है हमारा, है ना ओके। ये 3 फेज इंडक्शन मोटर है, इसको हम लोग स्विच ऑन कर दिए और इसके शाफ्ट से जो है ओके, इसके शाफ्ट से हम लोग क्या किए, सिंक्रोनस मोटर के रोटर को कपल्ड कर दिए। तो यहाँ पे जो 3 फेज इंडक्शन मोटर यूटिलाइज कर रहे हैं, ये वही है जिसको लोग यूटिलाइज कर रहे हैं 3 फेज इसको देने के लिए, है ना, सिंक्रोनस मोटर को। मतलब सेम 3 फेज सप्लाई इज यूज्ड फॉर द इंडक्शन मोटर ओके एंड सिंक्रोनस मोटर। तो हम लोग 3 फेज सप्लाई दे दिए ओके, 3 फेज सप्लाई दिया, इसके शाफ्ट को इसके शाफ्ट के साथ कपल कर दिए। वी ऑल नो इंडक्शन मोटर इज सेल्फ स्टार्टिंग मोटर ओके, वी ऑल नो इंडक्शन मोटर इज सेल्फ स्टार्टिंग मोटर। तो जैसे ही 3 फेज सप्लाई दिए, वैसे ही आपका इसका शाफ्ट जो है रोटेट करने लगा। तो रोटेट करने लगा तो इसके साथ ये इसका भी शाफ्ट आपका है, शाफ्ट यानी कि इसका जो अपना रोटर है ये भी रोटेट करने लगेगा, ऑल ऑफ यू नो ओके। तो ये 3 फेज सप्लाई यहाँ भी दिया हुआ है, इसका शाफ्ट रोटेट के इसका भी शाफ्ट रोटेट करेगा। अब यहाँ पे हम लोग करते क्या हैं कि जैसे ही, क्योंकि इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर का नंबर ऑफ पोल सेम है, तो हम लोग जानते हैं कि 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है ऑलवेज रन करता है ए सिंक्रोनस स्पीड से। ए सिंक्रोनस स्पीड यानी कि सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ा कम स्पीड से। तो जैसे ये अपना फुल स्पीड पे आया, फुल स्पीड पे आने का मतलब क्या है कि चूँकि नंबर ऑफ पोल सेम है, तो इसके एन से थोड़ा सा कम इसका एनआर आएगा, यानी कि इंडक्शन मोटर का स्पीड। तो इसका शाफ्ट आएगा उसी स्पीड पे, इसका भी शाफ्ट है। तब यहाँ पे हम लोग देख क्या रहे हैं कि जो यहाँ पे 3 फेज सप्लाई दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में जो आरएमएफ का स्पीड है वो एनएस है ना। और ये जो रोटर का स्पीड है, चूँकि इसके साथ ये कपल्ड है, इसका स्पीड एनआर है। तो इन दोनों में रिलेटिव स्पीड बहुत कम है, यानी कि इसके पास काफ़ी जो है रोटेशन आ गया, इनर्शिया ज़्यादा हो कम हो दैट डजंट मैटर। ये अब रोटेट करने लगा नियर अबाउट सिंक्रोनस स्पीड से, बट लेस देन सम वैल्यू, लेस बाई सम वैल्यू। तो नियर अबाउट आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ओके 3 फेज सप्लाई को जो 3 फेज इंडक्शन मोटर में दिए थे उसको स्विच ऑफ करेंगे। इसको स्विच ऑफ करेंगे, स्विच ऑफ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे ओके हम लोग इसको स्विच ऑफ करने से पहले हम लोग क्या करेंगे ओके, यहाँ पे जो फील्ड वाइंडिंग है, इस फील्ड वाइंडिंग का सप्लाई हम लोग ऑन कर देंगे। जब हम इस फील्ड वाइंडिंग का सप्लाई ऑन करेंगे, तो यहाँ पे रोटर का भी पोल बिल्डअप हो जाएगा, रोटर का भी पोल बिल्डअप हो जाएगा। तो स्टेटर का फील्ड पोल और रोटर का फील्ड पोल ओके, वो दोनों मैग्नेटिकली लॉक्ड होगा। क्यों मैग्नेटिकली लॉक्ड हो जाएगा? क्योंकि अब यहाँ पे रोटर पहले के जैसा नहीं है, अब ये रोटर रोटेट कर रहा था नियर अबाउट सिंक्रोनस स्पीड से, यानी कि इन दोनों के बीच में जो आपका स्टेटर का आरएमएफ का स्पीड है और रोटर का जो फील्ड का स्पीड है, दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड बहुत कम है। तो बहुत कम होने के कारण ये मैग्नेटिकली लॉक्ड होगा। जैसे ही मैग्नेटिकली लॉक्ड होगा, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, ये 3 फेज सप्लाई इसका स्विच ऑफ करेंगे और इंडक्शन मोटर को डीकपल्ड करेंगे और ये उस डायरेक्शन में कंटिन्यू रोटेट करने लगेगा। ओके, तो ये हमारा एक मेथड था जिसमें हम लोग ने देखा कि यहाँ पे रोटर जो है मैग्नेटिकली लॉक्ड हो जाने के कारण जो है अब रोटर भी सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करने लगा। तो जैसे ही रोटर सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करने लगा था, वैसे हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो है सप्लाई ऑफ कर दिए और इसके साथ इसको डीकपल्ड कर लिए, है ना। तब हमारा दूसरा मेथड जो है, दूसरा मेथड ये है कि अब जो 3 फेज इंडक्शन मोटर इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, उसका नंबर ऑफ पोल जो है सिंक्रोनस मोटर से वो क्या रहेगा, कम रहेगा। अब क्या होगा सोचो, अब क्या होगा। पहले हम लोग क्या कर रहे थे कि जो हमारा इंडक्शन मोटर यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा था, वो दोनों का सेम नंबर ऑफ पोल था। तो सेम नंबर ऑफ पोल था, तो इसका जो स्पीड है उससे कम था। अब अगर यहाँ पे जो इंडक्शन मोटर इस्तेमाल करेंगे केस 2 में, उसका नंबर ऑफ पोल अगर इससे कम है, तो नियरली हम लोग 2 पोल लेस रखते हैं।
तो 2 पोल ले सकते, तो इसका जो एनआर होगा इसके सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा होगा, है ना, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पोल जो है इसके नंबर ऑफ पोल से ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ पोल जितना जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे सिंक्रोनस स्पीड क्या होगा, घटेगा। ये बढ़ गया तो ये घट गया, तो इसका सिंक्रोनस स्पीड जो है इसके आरएमएफ के सिंक्रोनस स्पीड से कम होगा। तब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले वाले केस में जब दोनों का नंबर ऑफ पोल बराबर था तो 3 फेज सप्लाई दी दोनों में, ओके। तो यह इसका रोटर जो है नियर अबाउट सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करने लगा। उससे हम लोग फील्ड वाइंडिंग को ऑन किए, फील्ड वाइंडिंग को ऑन करने के बाद ये मैग्नेटिकली लॉक्ड हो गया, है ना, मैग्नेटिकली लॉक्ड हो गया। उसके बाद 3 फेज सप्लाई इसका डिस्कनेक्ट किए और रोटर को भी क्या कर दिए, शाफ्ट को डीकपल्ड कर दिए। बट इस केस में क्या करेंगे कि हम लोग सबसे पहले जो है इसको सिंक्रोनस मोटर को सप्लाई नहीं देंगे, अभी इसको सिर्फ हम लोग कपल कर देंगे। इसको हम लोग सप्लाई दिए 3 फेज इंडक्शन मोटर को। अब इसका जो ये जिस स्पीड से रोटेट कर रहा है उसका स्पीड तो इसके सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसका नंबर ऑफ पोल जो है इसके नंबर ऑफ पोल से कम है, तो नंबर ऑफ पोल से इसका नंबर ऑफ पोल कम है, यानी कि इसका जो है 120 F/P, ओके। तो ये इसका जो सिंक्रोनस स्पीड होगा इससे बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि इसका जो रोटर का स्पीड होगा ये रोटर का स्पीड इसके सिंक्रोनस स्पीड से भी ज़्यादा होगा। तो जैसे ही इसके सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा होगा इस 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्पीड, ओके, वैसे हम इसको डीकपल कर देंगे और उसी समय इसको 3 फेज सप्लाई ऑन करेंगे और रोटर फील्ड वाइंडिंग का भी सप्लाई ऑन करेंगे, ओके। और ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएगा, जैसे ही 3 फेज सप्लाई हम लोग ऑन करेंगे तो यहाँ पे आरएमएफ का अपना आ जाएगा डायरेक्शन जो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता है। अभी तक हम लोग इसको ऑन नहीं किए थे, अब हम लोग इसको ऑन कर रहे हैं और जैसे ही देखें कि ये जो हमारा रोटर जो शाफ्ट पहले से रोटेट कर रहा था अब इसके सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हुआ, वैसे हम लोग फील्ड वाइंडिंग को क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे। जैसे ही फील्ड वाइंडिंग ऑन करेंगे तो रोटर का भी पोल बिल्डअप हो गया, रोटर ऑलरेडी सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे के साथ मैग्नेटिकली क्या हो जाएगा, लॉक्ड हो जाएगा। मैग्नेटिकली लॉक्ड हो जाएगा तो इस तरह से सिंक्रोनस मोटर क्या होगा, रोटेट करने लगेगा। गॉट इट। तो ये हमारा था ऑक्सिलरी मोटर स्टार्टिंग, जिसमें हमारा जो है सिंक्रोनस मोटर नो लोड पे है। अब हम लोग देखेंगे ऑन लोड स्टार्टिंग, जस्ट सी। अब हम लोग ऑन लोड स्टार्टिंग का बात कर रहे हैं। ऑन लोड स्टार्टिंग यानी कि सिंक्रोनस मोटर पे लोड पुटअप किया हुआ है। इसके पहले हम लोग लोड मैकेनिकल लोड बाद में पुटअप किए थे ऑक्सिलरी मोटर स्टार्टिंग में, बट इसमें ऑन लोड स्टार्टिंग में जो है लोड पुटअप किया हुआ है, जिसमें पहला मेथड हमारा क्या था, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग मेथड, ओके। तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग में हम लोग करते क्या हैं कि जो भी सिंक्रोनस मोटर है उसमें जो हम लोग 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं वो क्वाइट लो फ्रीक्वेंसी, वेरी लो फ्रीक्वेंसी के साथ सप्लाई कर रहे हैं बाय कीपिंग द V/F रेशियो कांस्टेंट, ओके। यानी कि V/F को कांस्टेंट रखते हुए, कहने का मतलब अगर फ्रीक्वेंसी बहुत कम है तो वोल्टेज भी बहुत कम होगा। क्यों ये हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, जस्ट टू अवॉइड द प्रॉब्लम्स ऑफ ओवरफ्लक्सिंग। जो हम लोगों ने 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्पीड कंट्रोल में बात भी किया था कि अगर यहाँ पे V/F कांस्टेंट नहीं रहेगा तो वहाँ पे ओवरफ्लक्सिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, तो वहाँ मशीन सैचुरेट हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, क्वाइट लो फ्रीक्वेंसी, वेरी लो फ्रीक्वेंसी पर स्टार्ट किए। जब इसका लो फ्रीक्वेंसी है तो हम लोग जानते हैं NS = 120 F/P। तो अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो मशीन का सिंक्रोनस स्पीड भी बहुत कम है। जब सिंक्रोनस स्पीड बहुत कम है तो रोटर का इनर्शिया जो है, जो हैवी था, ओके, तो ये रोटर का इनर्शिया ये इजीली जो है उस स्पीड को हैंडल कर सकता है, क्योंकि इसका जो हैवी इनर्शिया है तो कम स्पीड से तो रोटेट कर ही सकता है। अगर यहाँ पे ये इसका सिंक्रोनस स्पीड इसको रिपेल करता है इस डायरेक्शन में तो ये उस स्पीड को गेन कर लिया, तो उस स्पीड को गेन कर लिया यानी कि ये दोनों मैग्नेटिकली जो है लॉक्ड हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी को हम लोग बढ़ाएंगे, तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो स्पीड भी बढ़ेगा। बट यहाँ पे तो ये रोटर और स्टेटर का पोल दोनों एक दूसरे से मैग्नेटिकली लॉक्ड हो गया। जब मैग्नेटिकली लॉक्ड हो गया तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो NS भी बढ़ेगा। जब NS भी बढ़े तो ये भी धीरे धीरे अपने स्पीड को गेन करेगा बाय इंक्रीजिंग द वोल्टेज। क्योंकि ये अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं फ्रीक्वेंसी तो इसको भी बढ़ाएंगे, क्यों, सो दैट V/F रेशियो हमेशा क्या हो, कांस्टेंट हो, है ना। तो ये तब तक बढ़ाएंगे जब तक कि ये मशीन जो है अपने रेटेड स्पीड को गेन ना कर ले।
रेटेड स्पीड साथ साथ रेटेड फ्रीक्वेंसी को, और ये फाइनली ये सिंक्रोनाइज तो पहले से है, ओके, क्योंकि वेरी लो फ्रीक्वेंसी पे सिंक्रोनस स्पीड का भी वैल्यू वेरी लो है, और ये हैवी इनर्शिया जो है उस स्पीड को ईजिली, जैसे कोई भारी सामान है हमारा, तो वो भारी सामान पे आप फोर्स लगाएं तो ये उसके पास कम स्पीड होगा, तो कम स्पीड वो क्या करे, ईजिली गेन कर सकता है, लेकिन ज़्यादा स्पीड हैवी मास जो है वो उसको कैच नहीं कर सकता है। तो उसी के लिए हम लोग वेरिएबल फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग मेथड adopt किया। That is one of the best method to start the synchronous motor. Now another one is the damper winding starting. That is very important concept. Now अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या, डैम्पर वाइंडिंग स्टार्टिंग। तो डैम्पर वाइंडिंग स्टार्टिंग के लिए हम लोग सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डैम्पर बार है क्या, या डैम्पर वाइंडिंग क्या है ना। डैम्पर वाइंडिंग या डैम्पर वाइंडिंग स्टार्टिंग, डैम्पर वाइंडिंग नाम ही है डैम्पर, डैम्प करने वाला, यानी कि एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करने वाला, ओके। देन ये है क्या, जस्ट सी, हम लोग एक फिगर बनाते हैं। हम लोग यहाँ पे ये डैम्पर वाइंडिंग का हम लोग फिगर बना रहे थे। तो डैम्पर वाइंडिंग एक्चुअली है क्या, ये डैम्पर बार या डैम्पर कंडक्टर वो एक बार है, रॉड, वो रॉड है जो या तो कॉपर का बना हुआ है, या ब्रास का बना हुआ है, या एल्युमिनियम का बना हुआ है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, ओके, ये सैलिएंट पोल के फेसेस पे जो है स्लॉटिंग करते हैं। ये सिलेंड्रिकल पोल रोटर के लिए नहीं होता है, ये सैलिएंट पोल रोटर के लिए होता है ना। तो जैसे हम लोग यहाँ पे इसको, इस बार को इसमें प्लेस कर दिए, ओके, ये बार प्लेस हो गया, तो इसको हम लोग डैम्पर वाइंडिंग करते हैं, ओके। ये पोल फेस बना हुआ है, ओके, इसको हम लोग प्लेस कर दिए, ओके, इस तरह से। तो आपको ये क्रॉस सेक्शनल व्यू दिख रहा है ना। इट लुक्स लाइक द स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर, जिस तरह से हम लोग बार स्लॉटेड रहता है। अब यहाँ पे ये जो है ना, ये इसके एंड को हम लोग क्या करते हैं, बोल्ट नट से हम लोग टाइट करते हैं, बाहर से एक स्ट्रिप दे देते हैं, सो डेट कि आपस में ये बाइंडिंग कनेक्टेड हो। इसके ऊपर हम लोग एक स्ट्रिप देते हैं, इस तरह से आपस में कनेक्टेड हो गया। अब यहाँ पे डैम्पर वाइंडिंग जो है वो दो तरह का होता है। पहला इनकम्प्लीट या नॉन कनेक्टेड या ओपन टाइप डैम्पर बार, और दूसरा है कंप्लीट या कनेक्टेड या क्लोज्ड, जिसको ये मोटिस्यूर वाइंडिंग भी कहते हैं, है ना। तो ये आपका जो नॉन कनेक्टेड है, वही हम लोग क्या करते हैं, सेम मटेरियल से हम लोग बाहर स्ट्रिप से जो है रॉड अगर हम लोग प्रोवाइड कर दे, ओके, और आपस में इसको शॉर्ट सर्किट कर दे, तो ये हो गया क्लोज्ड, ओके। दिस इज द कनेक्टेड टाइप, दिस इज द कनेक्टेड टाइप डैम्पर वाइंडिंग और डैम्पर बार, ओके, जिसको हम लोग मोटिस्यूर वाइंडिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसके एंड को हम लोग क्या किए, शॉर्ट सर्किट कर दिए। तब ये किस तरह का दिख रहा है, आपको याद होगा, ये स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर की तरह दिख रहा है। इसका रोटर जो इस तरह से आपको दिखता है यहाँ, इस तरह से, ये इस तरह से, इस तरह से, है ना, ये इसी तरह से दिख रहा है, स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर की तरह, स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर के रोटर की तरह एक्चुअली, है ना। तो यहाँ पे ये इसको, इसी का हम लोग इस्तेमाल जो करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं हंटिंग को रिड्यूस करने के लिए। हंटिंग होता क्या है, हम लोग ये देखते हैं आगे, हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे हंटिंग क्या होता है, या रोटर हंटिंग इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए, डैम्प आउट करने के लिए हम लोग डैम्पर वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ये रोटर हंटिंग को डैम्प करता है, इसलिए हम लोग इसको एमोटिस्यूर वाइंडिंग करते हैं, एमोटिस्यूर सर्किट करते हैं। डैम्पर बार को हम लोग, मैंने पहले ही बोला कि इसको टर्बो अल्टरनेटर में इस्तेमाल नहीं करते हैं। नाउ इन द केस ऑफ सैलिएंट पोल अल्टरनेटर, अगर हम लोग अल्टरनेटर की बात करें, चूँकि कंस्ट्रक्शन सिंक्रोनस मोटर का और सिंक्रोनस जनरेटर का सेम है, तो और डैम्पर वाइंडिंग जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो सैलिएंट पोल के केस में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि सैलिएंट पोल अल्टरनेटर में अब इसका वर्क क्या है, तो जो सैलिएंट पोल अल्टरनेटर होगा उसमें जो इसका पर्पस होगा, द पर्पस ऑफ द डैम्पर बार इज टू डैम्प आउट the rotor oscillations about its mean position, that is hunting। यानी कि रोटर हंटिंग इफेक्ट को क्या करता है, कम करता है। यानी कि जो आपका
अपने मेन पोजीशन के अबाउट जो रोटर का ऑसिलेशंस हो रहा था, उस रोटर का ऑसिलेशन को ये हंट करता है, डैम्प करता है। इसीलिए इसको हम लोग जो है इसको अल्टरनेटर में इसका इस्तेमाल करते हैं जस्ट टू रिमूव द हंटिंग इफेक्ट। इन द केस ऑफ सिंक्रोनस मोटर जो डैम्पर बार का पर्पस है वो पर्पस दोनों पर्पस है। पहला पर्पस ये है, डैम्पर बार इज यूज टू प्रोवाइड द स्टार्टिंग टॉर्क, गुड स्टार्टिंग टॉर्क एंड ऑल्सो गुड डैम्पिंग इफेक्ट। ऑब्वियस है कि चाहे वो सिंक्रोनस मोटर हो चाहे सिंक्रोनस जनरेटर हो, दोनों केस में हंटिंग होता है, यानी कि दोनों के केस में रोटर का ऑसिलेशंस होता है अबाउट इट्स मेन पोजीशन। तो उस रोटर हंटिंग इफेक्ट को दूर करने के लिए हम लोग यहाँ पे डैम्पर बार का इस्तेमाल करते हैं। बट साथ साथ सिंक्रोनस मोटर में ये इसका एक एडवांटेज है कि हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं इसको सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए। दैट्स अ वेरी ग्रेट एडवांटेजेज ऑफ द सिंक्रोनस मोटर। ओके, नाउ इन द केस ऑफ सिंक्रोनस मोटर हम लोग जो डैम्पर बार इस्तेमाल करते हैं उसका रेसिस्टेंस का जो वैल्यू होता है वो हाई होता है ना। यानी कि हाई एक्चुअली है क्या कि हाई भी होता है और लो भी होता है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि अगर स्टार्टिंग टॉर्क हाई चाहिए फॉर द गुड स्टार्टिंग टॉर्क, ओके, तो डैम्पर बार का रेसिस्टेंस हाई होना चाहिए। वही हम लोग ये भी जानते हैं कि लास्ट डैम्पिंग इफेक्ट के लिए डैम्पर बार का रेसिस्टेंस लो होना चाहिए। वो हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, ओके, कि डैम्पर वाइंडिंग का रेसिस्टेंस लो क्यों होना चाहिए। तो फॉर गुड हंटिंग इफेक्ट डैम्पर बार का रेसिस्टेंस लो होना चाहिए डैम्पर वाइंडिंग का, एंड फॉर द गुड स्टार्टिंग टॉर्क डैम्पर वाइंडिंग का जो रेसिस्टेंस है हाई होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों के बीच में सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन के लिए, सेटिस्फाइड ऑपरेशन के लिए हम लोग एक कंप्रोमाइज़ करते हैं, है ना। एक कंप्रोमाइज़ करते हैं, कंप्रोमाइज़ इस तरह से करते हैं यानी कि डैम्पर वाइंडिंग का रेसिस्टेंस इस तरह से सिलेक्ट करते हैं सो डैट कि ये जो प्रोवाइड करे गुड स्टार्टिंग टॉर्क भी प्रोवाइड करे और साथ साथ जो है गुड डैम्पिंग इफेक्ट भी दे। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए हम लोग प्रॉपर वैल्यू ऑफ द रेसिस्टेंस जो है चूज करते हैं फॉर द डैम्पर बार, है ना। देन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अल्टरनेटर के केस में मैंने आपको बताया कि लो रेसिस्टेंस डैम्पर बार का यूज़ किया जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि डैम्पर वाइंडिंग का इस्तेमाल हम लोग जो है सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए कैसे करते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि डैम्पर बार जो होता है, डैम्पर वाइंडिंग स्टार्टिंग, दैट इज़ द बेस्ट मेथड टू स्टार्ट द सिंक्रोनस मोटर, टू स्टार्ट द साइलेंट पोल सिंक्रोनस मोटर, ओके, फॉर द ऑन लोड स्टार्टिंग। तो डैम्पर वाइंडिंग जो है हमारा उसके वो क्या है, दे कंसिस्ट ऑफ कंडक्टर, ओके, विच आर हाउस्ड इन द स्लॉट्स ऑफ पोल फेसेस। पोल फेस आपको दिख रहा है, पोल फेस पे हम लोग स्लॉटिंग किए हुए हैं बाई, और उसको हम लोग दोनों एंड से जो है मेटल रिंग के द्वारा जो है दोनों एंड से हम लोग क्या करते हैं, क्लोज करते हैं सो डैट कि ये डैम्पर सर्किट बन जाए और अगर इसमें किसी तरह का भी वोल्टेज इंड्यूस हो तो करंट फ्लो करने लगे। तो यहाँ पे होल अरेंजमेंट जो है हम लोग इस तरह से बनाते हैं। तो ये जो लुक्स लाइक हो रहा है, मैंने पहले ही बताया कि ये स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर की तरह दिख रहा है। तो स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर हो गया, यानी कि अगर हम लोग जैसे ही सप्लाई देंगे, जैसे हम लोग 3 फेज सप्लाई देंगे, वैसे ये जो वर्क करेगा वो स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर की तरह वर्क करेगा, है ना। यानी कि स्टेटर हम लोग यहाँ पे जो सिंक्रोनस मोटर का स्टेटर है, जैसे हम लोग 3 फेज सप्लाई दिए, तो 3 फेज हम लोग सप्लाई दिए, तो वैसे ही 3 फेज सप्लाई देने के कारण जो है ये जो स्टार्ट होगा स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट होगा। स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट हुआ तो ये अपने लोड को एक्सेलरेट करेगा। तो लोड को एक्सेलरेट करेगा, अब यहाँ पे होगा क्या कि ये जैसे ही नॉर्मल स्पीड पे पहुँचेगा तो यहाँ पे इसके आरएमएफ के कारण जो है, चूँकि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है और ये कंडक्टर, ये क्या है, ये कंडक्टर स्टेशनरी है ना शुरू में। तो शुरू में कंडक्टर हमारा स्टेशनरी है, ओके। तो यहाँ पे जैसे आपने 3 फेज सप्लाई दिया तो इसमें आरएमएफ प्रोड्यूस हुआ, आरएमएफ प्रोड्यूस हुआ तो इसके थ्रू आरएमएफ पास हुआ और ये कंडक्टर हमारा स्टेशनरी है। तो जिस तरह से 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रिंसिपल होता है, ये इसके फ्लक्स को कट करेगा। अब फ्लक्स को कट करने के बाद जो है इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद क्या होगा, इसमें एक करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करने के बाद क्या होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है एक फ्लक्स आएगा, ओके।
तो जैसे ये फ्लक्स आया तो इसका फ्लक्स और आरएमएफ का फ्लक्स, ओके, हालांकि ये जो स्क्वायर के इंडक्शन मोटर की तरह रोटेट कर रहा है तो इसका स्पीड जो होगा वो सिंक्रोनस स्पीड से कम होगा, लेकिन रोटर का इनर्शिया जो है वो उस स्पीड को अचीव कर लिया जो सिंक्रोनस स्पीड के नियरली इक्वल है। यानी कि जो भी आपका यहाँ पे स्टेटर का आरएमएफ का स्पीड था सिंक्रोनस स्पीड, ये सिंक्रोनस स्पीड नहीं, लेकिन जिस स्पीड से घूम रहा है वो स्पीड आपका सिंक्रोनस स्पीड से स्लाइटली लेस है। यानी कि ये जो आपका ये रोटर का फील्ड पोल जो प्रोड्यूस होगा वो फील्ड पोल स्टेटर के फील्ड पोल से क्या हो गया, मैग्नेटिकली लॉक हो गया। जैसे मैग्नेटिकली लॉक्ड होगा वैसे रोटर जो है रोटेट करने लगेगा। अब चूंकि डैम्पर वाइंडिंग में जो फालतू का करंट फ्लो कर रहा था वो तो फ्लो करना नहीं चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए रिलेटिव मोशन होना चाहिए, है ना। तो ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए रिलेटिव मोशन था, इसके बाद जो फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा था वो फ्लक्स रोटेटिंग था और ये कंडक्टर स्टेशनरी था। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि टू प्रोड्यूस द यूनिफॉर्म एंड स्टेडी टॉर्क, ओके, देयर शुड बी नो एनी रिलेटिव मोशन, यानी कि वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी होना चाहिए। अब यहाँ पे चूंकि यूनिफॉर्मली ये रोटेट करने लगा तो यानी कि डैम्पर बार भी जो है उसी स्पीड से रोटेट करने लगा जिस स्पीड से आरएमएफ रोटेट कर रहा था। तो अब ये दोनों एक ही स्पीड से रोटेट करने लगा, तो जिस यहाँ पे ये आरएमएफ के कारण इसमें वोल्टेज इंड्यूस हुआ, है ना। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन था, लेकिन अब रिलेटिव मोशन नहीं रहा। रिलेटिव मोशन नहीं रहा यानी कि कंडक्टर और फील्ड एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी हो गया। तो जब रिलेटिव मोशन रहा ही नहीं तो डैम्पर वाइंडिंग में वोल्टेज इंड्यूस ही नहीं होगा। जब वोल्टेज इंड्यूस नहीं होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो करंट भी नहीं आएगा। जब करंट नहीं आएगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग टॉर्क नहीं आएगा, तो डैम्पर टॉर्क क्या हो गया, जीरो हो गया। और फाइनली सिंक्रोनस मोटर क्या हो गया, रोटेट करने लगा, है ना। और डैम्पर वाइंडिंग में किसी तरह का करंट नहीं फ्लो कर रहा है, तब ये स्टार्ट कर दिया। बट इसके साथ साथ इसका एक और एडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि बाय एनी मीन्स अगर मान लेते हैं सिंक्रोनस मोटर जो है वो अपने स्पीड से डिपार्ट कर गया, यानी कि सिंक्रोनस स्पीड से चेंज हो गया बाय एनी मीन्स, किसी भी कारण से सडनली लोड बढ़ गया, सडनली लोड घट गया, तो वहाँ पे वो उसका स्पीड चेंज हो गया। तो अगर स्पीड जैसे ही रोटर का चेंज होगा, मान लेते हैं कुछ भी स्पीड हो गया, N1 हो गया, बट आरएमएफ भी इस स्पीड से रोटेट कर रहा है, तो इस NS और N1 के बीच में रिलेटिव मोशन होने के कारण यानी कि डैम्पर बार का जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेटिव मोशन हो जाएगा। जैसे रिलेटिव मोशन होगा, जब ये NS से मूव कर रहा था तो कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं, लेकिन जैसे ये डिपार्ट कर गया, मान लेते हैं सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ा सा ये वैल्यू डिपार्ट कर गया किसी भी कारण से, है ना, तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन आ जाएगा। रिलेटिव मोशन आ जाए तो डैम्पर बार में जो है वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा। वोल्टेज इंड्यूस होगा तो यहाँ पे करंट आएगा। अब करंट के कॉरस्पॉन्डिंग ओके जो फ्लक्स होगा, ओके, या ये उसमें करंट का डायरेक्शन इस तरह से होगा कि जिसके कारण आपका ये प्रोड्यूस हुआ है उसको ये ओपोज करेगा, यानी कि उसके उल्टा डायरेक्शन में एक टॉर्क लगाएगा। ओके, तो उल्टे डायरेक्शन में यानी कि इसको सही डायरेक्शन में लाने के लिए टॉर्क लगाएगा, तो ये क्या करेगा, जिसके कारण से भी इसका स्पीड घटा या बढ़ा, अगर बढ़ा मान लेते हैं ये इसी डायरेक्शन में स्पीड बढ़ा दिया, NS से ज़्यादा हो गया, तो इसके उल्टा डायरेक्शन में टॉर्क लगाएगा। अगर मान लेते हैं इसका स्पीड इससे घट गया तो इसके डायरेक्शन में टॉर्क लगाएगा, है ना, और तब तक टॉर्क लगाते रहेगा जब तक कि ये रोटर सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट ना करने लगे। जैसे सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट किया वैसे ही दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन क्या हो गया, जीरो हो गया। जैसे रिलेटिव मोशन रिलेटिव स्पीड जीरो हुआ वैसे ही अब कंडक्टर में कोई भी वोल्टेज इंड्यूस नहीं होगा, कोई करंट नहीं होगा, कोई भी टॉर्क नहीं आएगा, है ना। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि डैम्पर वाइंडिंग जो है दैट प्ले द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द केस ऑफ सिंक्रोनस मोटर। फर्स्ट वन इज जस्ट टू स्टार्ट द सिंक्रोनस मोटर टू गिव द स्टार्टिंग टॉर्क। सेकेंड वन इज अगर सिंक्रोनस मोटर का स्पीड डिपार्ट कर गया सिंक्रोनस स्पीड से तो उसको वापस सिंक्रोनस स्पीड में मेंटेन करने के लिए भी डैम्पर वाइंडिंग एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तीसरा, हंटिंग को रिड्यूस करने के लिए, देन दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में
नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर दैट इज़ द हंटिंग, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।